हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब आज मैं आप लोगों को बताती हूँ जो मानसी का जो स्टडी पैकेज है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का, वहाँ से साहित्य शास्त्र और हिंदी समालोचना भाग 2 जो द्वितीय सेमेस्टर का कोर्स है, ठीक है ना। वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले इसमें हम मार्क्सवाद के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो या आप बताएं तो मार्क्सवाद और फिर आधुनिकतावाद और उत्तर आधुनिकतावाद, संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद, शास्त्रवाद, नव्य शास्त्रवाद, नई समीक्षा, स्वच्छंदतावाद, बिंबवाद, प्रतीकवाद, यथार्थवाद, अति यथार्थवाद, दादावाद, शैली विज्ञान। उसके बाद देखिए पाश्चात्य काव्य सिद्धांत में हिंदी आलोचना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और उनका युग, शुक्लोत्तर युग एवं हिंदी आलोचना, प्रगतिशील आलोचना एवं रामविलास शर्मा, समकालीन हिंदी आलोचना और रामवर सिंह, ठीक है। तो हम जो है आपको बताते हैं मार्क्सवाद की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए साहित्य के संबंध में उनके विचारों का उल्लेख कीजिए। तो मार्क्स ने भौतिकवादी सिद्धांत की प्रतिष्ठा के साथ साथ समाज, राजनीति एवं अर्थ क्षेत्र के संबंध में अपने विचार प्रकट किए हैं। साथ ही उसने साहित्य के संबंध में भी व्यापार एवं गंभीर रूप से विचार किया है। मार्क्सवादी समीक्षा सिद्धांत, जिसे प्रगतिवादी समीक्षा पद्धति भी कहा जाता है, मार्क्स से पूर्व भी बेलिस्की, हर्जन, चर्नीशेव्स्की, दोब्रोल्युवो आदि चिंतकों में भी दिखाई देते हैं, किंतु मार्क्सवाद का जन्मदाता होने के कारण, मार्क्स और उसके सिद्धांतों का प्रमुख व्याख्याता होने के कारण एंगल्स का नाम भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मार्क्स का पर्याप्त साहित्य उपलब्ध है, पर समीक्षा सिद्धांत पर कोई कृति उनकी उपलब्ध नहीं है। उनका साहित्य आर्थिक विषमताओं पर आधारित है। उसी में जहाँ तहाँ साहित्य संबंधी विचारों को भी देखा जा सकता है। मार्क्सवादी चिंतन बहुत व्यापक है, जिसे सत्यदेव मिर ने 4 भागों में विभाजित किया है: द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या अथवा ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। मार्क्सवादी आलोचना का सीधा संबंध ऊपर के 2 सिद्धांतों से ही है, अतः यहाँ केवल उन 2 की ही संक्षिप्त व्याख्या प्रस्तुत करना उचित होगा। तो 2 सिद्धांत क्या है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या एवं अथवा ऐतिहासिक भौतिकवाद। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इसे मार्क्स एक सर्वांगीण जीवन दर्शन मानते हैं। यह 2 शब्दों से निर्मित है, द्वंद्व और भौतिकवाद। इसमें विज्ञान का आधार लेकर पदार्थ की विकास क्रिया को महत्वपूर्ण माना गया है। हेगेल ने प्राणी या चैतन्य विकास की प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए स्थिति, प्रक्रिया और समन्वय का उल्लेख किया है। एंगल्स ने इसकी व्याख्या एक उदाहरण से की। वह उदाहरण था बीज, उसका अंकुरण, फिर उसका पुनः बीज रूप में परिवर्तन, अर्थात बाली आकर पककर बीज बन जाना। उसने बीज को एक स्थिति माना। बीज का अनेक विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करके अंकुरित होकर पौधे के रूप में बदलना ही प्रक्रिया कहलाता है। बाली आना, पककर बीज बनना समन्वय कहलाता है। मार्क्स ने सामाजिक स्तर पर उसे आर्थिक व्यवस्था के आधार पर स्वीकार किया। अब देखिए, सत्यदेव मिश्र की मान्यता है, मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार भौतिक जगत की सभी वस्तुएं तथा घटनाएं अपने आभ्यंतरिक विरोध और संघर्ष के कारण द्वंद्ववादी प्रक्रिया के आधार पर अनवरत रूप से परिवर्तनगामी एवं विकासोन्मुख रहती हैं। ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या होता है बच्चों? आत्मवादी दर्शन यह स्थापित करता है कि मानव संस्कृति के विकास का आधार चेतना की निरंतर प्रक्रिया है। यह विचारधारा इतिहास दर्शन की विचारात्मक या आदर्शवादी व्याख्या कहलाती है, जिसे आध्यात्मिक विकासवाद का सिद्धांत स्वीकार किया जाता है। हेगेल इस मान्यता के समर्थक थे। इस सिद्धांत के विरुद्ध ही इतिहास के भौतिकवादी सिद्धांत का सूत्रपात हुआ। इस सिद्धांत के अगोचर आत्म तत्व या सूक्ष्म को अस्वीकार करते हुए गोचर, स्थूल, आर्थिक, सामाजिक आदि परिस्थितियों के आधार पर ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया स्वीकार की। इसके मूल में संघर्ष को माना गया, जिसे द्वंद्वात्मक प्रक्रिया का नाम दिया गया। ठीक है बच्चों। का नाम दिया गया। अब उसके बाद ये देखिए, इस सिद्धांत की प्रमुख मान्यता इस प्रकार है।
ठीक है। क्या है इस सिद्धांत की प्रमुख मान्यताएं? आर्थिक नियंत्रण। यह स्वीकार किया गया कि संपूर्ण व्यवस्था एवं विकास प्रक्रिया आर्थिक स्थिति द्वारा निर्धारित होती है, क्योंकि यह आर्थिक उत्पादन का साधन और वितरण। आर्थिक नियंत्रण जटिल। मार्क्स ने यह भी स्वीकार किया कि आर्थिक नियंत्रण के माध्यम से विकास की प्रक्रिया सरल नहीं होती। इसे राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में तो समझना अपेक्षाकृत सरल है, पर धर्म और साहित्य के संदर्भ में समझना जटिल व्यवहार है। अतः इसका अध्ययन सावधानी एवं सतर्कता से करना चाहिए। विशिष्ट आर्थिक व्यवस्था। इस मान्यता के अनुसार जैसी अर्थव्यवस्था होगी वैसा ही दर्शन, संस्कृति और धर्म संस्कारों का स्वरूप बनेगा। उस व्यवस्था के नाम भी अलग अलग होंगे, जैसे सामंतवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद आदि, और इन अलग अलग व्यवस्थाओं में चिंतन की पृथकता होने के कारण संस्कृति और साहित्य आदि का रूप भी भिन्न होगा। व्यक्ति और समाज। सामंतवाद व्यक्ति को समाज की निरपेक्ष इकाई नहीं मानता, समाज की ही व्यक्ति को व्यक्तित्व प्रदान करता है। अतः समाज के सामने व्यक्ति का महत्व गौण है। व्यक्ति के विचार और आदर्श समाज की आर्थिक स्थिति के ही परिणाम है। समाज की भौतिक स्थिति का परिवर्तन चिंतन की दिशा बदल सकता है। मानव कल्याण की भावना, उनका चरम लक्ष्य जन कल्याण है, क्योंकि उनकी धारणा है कि मार्क्सवादी ऐसा सिद्धांत है जो मानवता का कल्याण कर सकता है। इसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसी छोटी मोटी अनेक प्रवृत्तियां एवं मान्यताएं हैं जिनका उल्लेख उनके सिद्धांत में है। इतने बड़े दर्शन को यहाँ प्रस्तुत करने की सामर्थ्य भी नहीं है। मूल रूप से यह स्वीकार किया जा सकता है कि समाज की सभी व्यवस्थाओं को दर्शन साहित्य की आर्थिक व्यवस्था प्रभावित करती है। अब है अगला संरचनावाद। ठीक है, तो संरचनावाद को मैं समझा देती हूँ डिटेल में। संरचना और संरचनावाद आज के समीक्षा जगत में बहुचर्चित और नवीनतम प्रयोग है। सामान्यतः अंग अंगी की औचित्यपूर्ण संगति को ही संरचना कहते हैं। दूसरे शब्दों में यह भारतीय काव्य शास्त्र में उल्लिखित औचित्य सिद्धांत का ही रूपांतर है। बौद्धिक व्यवस्था, पद्धति या प्रणाली इसकी सामान्य मान्यता है कि हर वस्तु का एक अवयव होता है, उसके अपने घटक होते हैं और उन घटकों के पारस्परिक संबंध होते हैं। प्रत्येक घटक दूसरे घटक से भी संबद्ध होता है, साथ ही पूरे अवयवों से भी। इसके विवेचन की एक पद्धति है, इसी पद्धति को संरचनावाद कहा जाता है। आधुनिक काव्य शास्त्र में इसकी प्रेरणा रूसी रूपवाद से मिलती है, जिसमें सारा जोर भाषा पर दिया गया है। विंको की पुस्तक नया विज्ञान और जॉन पिएगे आदि इसके मूल प्रेरक हैं। तो साथ ही सास्यूर का भाषा संबंधी अध्ययन इसका मूलाधार है। संरचनावाद मानता है कि रचना साहित्य की हो अथवा मिथक की अपने आप में पूर्ण होती है। किसी साहित्य कृति के घटकों का योग संरचना नहीं है। प्रत्येक घटक पूर्ण के रूप में, अंग रूप में एक आंतरिक विराम से परिचालित होकर संरचना का संश्लिष्ट अंश बनाता है। घटक अंग है तो संरचना अंगी, दोनों में अंगरांगी का संबंध है। संरचना अपने आप में पूर्ण भी है और एक प्रक्रिया भी है। रचने के क्रम में कृति का रूपांतरण भी होता चलता है। यह अपने नियमों द्वारा अनुशासित है, उसे वह यथार्थ की अपेक्षा नहीं है। जहाँ तक प्रश्न है भाषा का, तो संरचनावाद का मूलाधार सास्यूर का भाषा विषयक अध्ययन ही है। श्री लेती ने भी इसी से प्रेरणा लेते हुए माना कि एक ही मिथक के भिन्न भिन्न रूप वाक्य है, तो मूल मिथक भाषा है। वाक्याधार पर भाषा के अपने नियमों को खोजना ही संरचना है। साहित्यिक संरचना के क्षेत्र में सर्वोपरि नाम माना जाता है रोला बार्थ का, जो भाषिकी मॉडल को ग्रहण करते हुए उसको सभी साहित्य रूपों पर लागू करना चाहता है। इसका सीधा संबंध पाठ के समीपी छानबीन से है, उसके विभिन्न घटकों के पारस्परिक संबंधों तथा अंगी के साथ प्रत्येक घटक के संबंधों के विश्लेषण से है। यह साहित्य के पाठ की ऐसी व्याख्या है जो उसके रूपात्मक संगठन पर जोर देती है। ऐतिहासिक सचेतता, वैयक्तिकता, अर्थकता आदि से इसे कुछ लेना देना नहीं है। इसे कोड, व्यवस्था, पद्धति, संरचना आदि शब्दों से जान जाता है। पाठ को ही एकांतिक रूप से सब कुछ मान लेता है। औचित्यपूर्ण नहीं कहा जा सकता। कृति का पाठ भी एक समय, स्थान और समाज की देन है। यह समाज के मूल्यों को ग्रहण करता है, बदलता है, किंतु संरचनावाद इसे महत्व नहीं देता। ठीक है, अब जो हम अगला बताएंगे उत्तर आधुनिकतावाद पर आपको प्रकाश डालेंगे। आधुनिक शब्द का सामान्य कोशीय अर्थ है अर्वाचीन, वर्तमान कालीन, नवीन, सांप्रतिक आदि। यह आंग्ल भाषा के मॉडर्न का पर्याय है, जो मॉड से निर्मित होता है, जिसका अर्थ फैशनेबल और रीति, प्रकार, क्रम, विधि आदि है। उधर उत्तर विशेषण पश्चात या वाद का अर्थ द्योतक है। इस प्रकार उत्तर आधुनिक या आधुनिकता का सामान्य अर्थ बनता है आधुनिक या आधुनिकता के बाद का। इधर वाद शब्द विचारधारा विशेष का परिचायक है। इस तरह कुल मिलाकर कह सकते हैं कि वह विचारधारा जो आधुनिकता के बाद की है उत्तर आधुनिकतावाद है। साहित्यादि के अंतर्गत आधुनिक या आधुनिकता का आशयात्मक संकेत दृष्टिकोण विशेष से लिया जाता है, जो निसंदेह प्राचीन या मध्ययुगीन दृष्टिकोण से
एकदम भिन्न है और एक प्रकार से उसी की प्रक्रिया स्वरूप निर्मित है। विवेक युक्त वैज्ञानिक दृष्टि रूढ़ियों, परंपरागत मान्यताओं का विरोध, वर्तमान या समकालीन आधार भूमि पर निर्मित तथा नव निकास विकास का उद्घोष आदि इसकी अपनी विशेषताएं हैं। इसकी निर्मित आध्यात्मिक, नैतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मूल्यों के विघटन के फलस्वरूप हुई है। कारण यह भी है कि आधुनिक या आधुनिकता का निर्माण ही वस्तुतः अपने युग की उन विशिष्ट घटनाओं के द्वारा हुआ करता है जिनके प्रभाव बड़े गहरे और व्यापक हुआ करते हैं और जो बड़े पैमाने पर बड़े बड़े वैचारिक परिवर्तन किया करते हैं। वैचारिक स्तर पर उत्तर आधुनिकतावाद की विशेषताएं 3 हैं। स्व आत्मचेतन आंदोलन और प्रयोग। पाश्चात्य जगत में आधुनिकता का प्रादुर्भाव अनेक महत्वपूर्ण कारणों और घटनाओं से हुआ था। औद्योगिकरण, पूंजीवादी व्यवस्था, अस्तित्ववादी जैसे दर्शन तथा मात्र 25 वर्षों की अवधि में ही दो विश्व युद्ध आदि इसके मुख्य थे। इन्हीं के संदर्भ में ऐसे महान मानवीय संकट उपस्थित हुए, उनमें जैसे व्यक्ति की अस्मिता ही खो गई। इसका बोध भी कई कई रूपों में हुआ तथा अजनबीपन, रिश्तों की टूटन, नफरत की भावना का प्रसार, मनुष्य को वस्तु मात्र बना दिया जाना तथा बड़े पैमाने पर विभिन्न प्रकार के विचारों, दर्शन आदि का उद्भव और विकास आदि कला और साहित्य में इन सब की अभिव्यक्ति पिकासो, अजरा पाउंड, लॉरेंस, इलियट, काफ्का, सार्त्र, कामू, मायाकोव्स्की, ब्रिंकेंट, ब्रेख्त आदि की नाना कृतियों में हुई। हिंदी में भी यूं तो आधुनिकता का प्रादुर्भाव 1857 के पश्चात भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही माना गया, लेकिन इसको प्रचार प्रसार प्रयोगवादी कवि लेखन अज्ञे से और फिर तेजी से हिंदी के स्वातंत्रोत्तर काल में आकर मिला। 1960 के बाद तो जैसे इसने एक आंदोलन का ही रूप ले लिया था। यहाँ तक कि लेखक ने तो स्पष्ट रूप से विषय वस्तु की अहमियत को नकारते हुए आधुनिकतावाद की समस्या को अभिव्यक्ति की समस्या घोषित कर दिया। वस्तुतः सच यह है कि आधुनिकता अपने आप में सुनिश्चित या बद्ध नहीं है या सीमाबद्ध भी नहीं। इतिहास में देखें तो हर वर्तमान अपने अतीत से आधुनिक होता है, हुआ भी है। इस आधार पर तो उत्तर आधुनिकतावाद में विचार या काल प्रवाह का एक घाट मात्र है। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे लग रहा है आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, आपके लिए यूज़फुल होगी, तो इसको देखिए और अधिकाधिक लाभ पाइए, ठीक है। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।